हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट जीएस का चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप लोग लूसेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री में आप लोग पेज नंबर देखिए, पेज नंबर हिस्ट्री में आप लोग 72 को लीजिएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे ना। इसके नीचे हम लोग पढ़ना था 52 से, ठीक ना। 52 के ऊपर हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए हम लोग 52 से बात करते हैं। चलिए, तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितना भी प्रकाशित पत्र था, पत्रिकाएं था एवं पुस्तकें थे, हम लोग उनको देखते हैं। यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पे जरूर क्वेश्चन आता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। सबसे पहले आता है अभ्युदय। क्या नाम है? अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान। आप लोग बताइएगा, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान जो था, इसके संपादक या फिर लेखक कौन हुए थे? तो मदन मोहन मालवीय। क्या होते थे? मदन मोहन मालवीय हुए थे। कौन हुए थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर या हिंदुस्तान, इस जितना भी पत्र है, पत्रिकाएं, पुस्तक हैं, इनके जो है लेखक संपादक कौन हो गए? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बोले तो मदन मोहन मालवीय, लीडर बोले तो मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय बोले तो मदन मोहन मालवीय। आप लोग बताइएगा, इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। इंडियन मिरर, वाम बोधिनी के लेखक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ध्यान रखिएगा, इंडियन मिरर या फिर वाम बोधिनी के लेखक केशव चंद्र सेन थे, ठीक ना। इंडिपेंडेंट, आप लोग पता है इंडिपेंडेंट के लेखक कौन थे? इंडिपेंडेंट के लेखक तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में देगा। आपको क्या लगाना है? तो मोतीलाल नेहरू लगाना है। क्या लगाना है? मोतीलाल नेहरू है जो इंडिपेंडेंट के लेखक हैं, संपादक हैं, ठीक है। मोतीलाल कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हैं। तो इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? मोतीलाल नेहरू है। कौन है? मोतीलाल नेहरू है। वहीं काल का आप लोग याद किए होंगे। काल का कौन है? परांजपे हैं। काल का कौन है? परांजपे लेखक हैं। कौन है? काल के लेखक कौन है? परांजपे। कॉमरेड और हमदर्द आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो है कौन है? मोहम्मद अली है। कौन है? कॉमरेड और हमदर्द के लेखक कौन है? मोहम्मद अली है। कौन है? मोहम्मद अली है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमरेड और हमदर्द के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली हो जाएंगे। बंदी जीवन, बंदी जीवन के बताइएगा कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल है। कौन है? बंदी जीवन के लेखक कौन है? बंदी जीवन, जीवन ऐसा हो जो बंदी बना है, तो ऐसा जीवन कौन बोले थे? सचिंद्रनाथ सान्याल लिखे थे। बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन हो जाएंगे? बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। दैनिक केसरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मराठी में था, वही साप्ताहिक द मराठा जो था, ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। ये किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। किसका हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का था। वहीं एक गीता रहस्य भी देख लिया जाए तो गीता रहस्य भी किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। तो ये तो सबको पता है। दैनिक केसरी मराठी में आया था, और ये साप्ताहिक मराठा जो था ये अंग्रेजी में आया था। तो ये जो किसका था? ये तो बाल गंगाधर तिलक का था। लेकिन गीता रहस्य पे कोई ध्यान नहीं देता है। गीता रहस्य किसका है? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक का है। आप लोग ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य किसका है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का ही है। चलिए आप लोग देखते हैं, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये जो है, और सावित्री भी है। कौन है? सावित्री भी है। तो ये हम लोग 5 तरह से जो देख रहे हैं, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये किसका है? तो ये है अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का है। किसका है दोस्तों? अरविंद घोष का है, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष का है। सावित्री किसका है? अरविंद घोष का है। वंदे मातरम किसका है? अरविंद घोष का है। युगांतर और कर्मयोगी किसका है? तो अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। आप लोग याद रखिएगा। नेशन किसका है दोस्तों? बताइएगा। नेशन जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है। किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। नेशन किसका लिखा हुआ है? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो नेशन की बताइएगा, नेशन किसका लिखा हुआ है? गोपाल कृष्ण गोखले का लिखा हुआ है नेशन, है ना। बंगाली देखिएगा, बंगाली हो गया अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन में जो मेकिंग हो रहा है वो, और बंगाली, ये जो बंगाली से तो आप याद कर सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बनर्जी लिखा हुआ है तो बंगाल में बनर्जी लगता है, जैसे कि ममता बनर्जी। तो बंगाली से आप याद कर सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को याद रख सकते हैं। साथ साथ एक और याद रखना है, अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग जो है किसके लिखा है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही लिखा है। अ नेशन इन मेकिंग, ओनली नेशन खाली कह दे, खाली नेशन किसका है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का है। अ नेशन इन मेकिंग बोले तो कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। आगे बताइएगा दोस्तों, जो भवानी मंदिर है, भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो बरिंद्र कुमार घोष। कौन है? बरिंद्र कुमार घोष, है ना। भवानी मंदिर कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर के लेखक कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। ये तो सबको पता होगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। बाकी दो है हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन, ये सब सब किसका है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा।
तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, नवजीवन, है ना, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, ये सारा का सारा किसका है, तो महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। आप लोग याद रखिएगा, हिंद स्वराज और एथिकल रिलीजन ये दोनों पे थोड़ा फोर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कम सुनने को मिलता है, बाकी ये सारा तो सुनने को आपको मिलता है। ये महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज और एथिकल रिलीजन किसका है, एथिकल रिलीजन और हिंद स्वराज ये जो है महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का ही लिखा हुआ है। पाथवे टू गॉड ये किसके लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी महात्मा गांधी का ही लिखा हुआ है, ये इसी में है। पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, गॉड के रास्ते पर चलने के लिए किसने कहा था, महात्मा गांधी ने ही कहा था। तो ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड ये किसका है, महात्मा गांधी का ही है। संवाद कौमुदी किसका है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का है। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसका है दोस्तों, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का ही है संवाद कौमुदी। सोम प्रकाश किसका है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है सोम प्रकाश। ईश्वर से क्या मिला हमें, प्रकाश मिला। ईश्वर से क्या मिला हमें, प्रकाश मिला, है ना। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सोम प्रकाश किसने लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश किसने लिखा है, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलिए अब बताइएगा, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसने लिखा था, अभ्युदय हिंदुस्तान, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसने लिखा था, मदन मोहन मालवीय ने। इंडियन मिरर वाम बोधनी ये जो किसने लिखा था, तो इंडियन मिरर वाम बोधनी ये जो था केशव चंद्र सेन का लिखा हुआ था। किसका किसका लिखा हुआ था, केशव चंद्र सेन का लिखा हुआ था। इंडियन मिरर और वाम बोधनी याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट किसका था, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट शायद था ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे काल का बताइए, काल का कौन थे, तो काल का थे परांजपे। कौन थे, परांजपे थे। काल का कौन थे, परांजपे थे। कॉमरेड हमदर्द का कौन थे, कॉमरेड और हमदर्द का थे कौन से अली थे, कॉमरेड हमदर्द का, एक सेकेंड, मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली थे कॉमरेड और हमदर्द का। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसके लिखा हुआ था, बंदी जीवन, बंदी जीवन, बंदी जीवन किसने लिखा था, देखिए ध्यान से उतर रहा है। बंदी जीवन जो था ये, हाँ, सचिंद्रनाथ सान्याल का लिखा हुआ था। बंदी जीवन किसका लिखा हुआ था दोस्तों, सचिंद्रनाथ सान्याल का लिखा हुआ था बंदी जीवन, याद रखिएगा, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। वहीं दैनिक केसरी मराठा ये सब जो आप लोग पता होगा, और साप्ताहिक द अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हुआ था, है ना। गीता रहस्य किसका हो जाएगा, उन्हीं का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक सही है। और आगे बताइएगा जो है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री ये सब किसका लिखा हुआ था दोस्तों, ये किसका लिखा हुआ था, तो अरविंद घोष का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था, अरविंद घोष का लिखा हुआ था। ठीक ना, अरविंद घोष का लिखा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और साथ में नेशन जो लिखा हुआ था, बताइएगा नेशन किसने लिखा हुआ था, नेशन, तो नेशन हम लोग देखे थे, नेशन जो था एक था बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, तो ये जो था ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। किसका था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हम लोग देखे थे। वही नेशन जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले का था। किसका था, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का था, गोपाल कृष्ण गोखले का था। नेशन किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का। भवानी मंदिर दोस्तों किसने लिखा था, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर तो बारिंद्र कुमार घोष। ब से भ के बाद क्या होता है, ब भ आता है ना, तो ब भ, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष, ऐसे याद कर सकते हैं। नेशन हम लोग क्या देखे थे, नेशन हम लोग देख लेते गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण ये कौन है, भगवान है हमारे, कौन है, भगवान है, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। गोपाल कृष्ण कौन है, भगवान है हमारे। तो यही ना नेशन को सही रखेंगे, नेशन को मतलब राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को सही रखना, देखभाल करना। नेशन का देखभाल कौन करेगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे। ऐसे याद करने के लिए बस ट्रिक बता रहे हैं, कोई और दिक्कत नहीं है। यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन देखिए, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद थ्रू एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड ये सब का सब किसका है, तो महात्मा गांधी का है। संवाद कौमुदी किसका है, संवाद कौमुदी जो है वो देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय का है। देखिए संवाद कौमुदी जो है वो राजा राम मोहन राय का है। सोम प्रकाश किसका है, तो प्रकाश आ रहा था कहाँ से, प्रकाश हमारा कहाँ से आ रहा था दोस्तों, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो ईश्वर से हमारा क्या आ रहा था, प्रकाश आ रहा था। ठीक, तो संवाद कौमुदी हमारा राजा राम मोहन राय हो जाएगा, और सोम प्रकाश हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार दो बार फिर से सुन लीजिएगा तो ये आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में ये प्रकाशित होने लगा था। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक ना, इसके लेखक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार, बाजार में गया और अमृत पी लिया, और वो क्या हो गया, पूरा एकदम घूसा मारने लगा। क्या मारने लगा, घूसा मारने लगा। शिशिर कुमार घोष, चाहे ऐसे भी याद कर सकते हैं,
ठीक है, ये ठीक है। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। सिर सिर तक उसका पूरा एकदम अमृत चढ़ गया, उसके बाद वो पूरा एकदम क्या हो गया, खुश हो गया और सबको घूसा मारने लगा, मजबूत हो गया, अमृत बाजार पत्रिका। तो ऐसे ही बस ट्रिक है याद करने के लिए फालतू का, ठीक है। तो आप लोग को जैसे याद होगा वैसे याद करिएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष, अमृत पी लिया, सिर तक एकदम अमृत चढ़ गया, उसके बाद सबको घूसा मारने लगा, शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ है दैनिक न्यू इंडिया किसका है, तो ये जो है कॉमनवेल्थ जो है साप्ताहिक में आता था। ये कॉमनवेल्थ किस कब आता था, सप्ताह में एक बार आता था। और जो न्यू इंडिया था, न्यू इंडिया, ये भी दैनिक न्यू इंडिया था। कैसा दैनिक, मतलब डेली आने वाला था। तो कॉमनवेल्थ बोलेगा या फिर न्यू इंडिया बोलेगा, ये किसका था, तो एनी बेसेंट का था। किसका था दोस्तों, एनी बेसेंट का था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो सप्ताह में आने वाला था कॉमनवेल्थ, वहीं दैनिक साप्ताहिक पत्र दैनिक था न्यू इंडिया, न्यू इंडिया जो था वो, और कॉमनवेल्थ जो था, ये दोनों का दोनों किसका था, तो एनी बेसेंट का था। कॉमनवेल्थ जो था सप्ताह में एक बार आता था, और वहीं न्यू इंडिया जो था वो दैनिक मतलब डेली का डेली आता था। जैसे समाचार पत्र डेली आता है हम लोग के एरिया में, वैसे ही दैनिक डेली न्यू इंडिया ये जो था पत्रिका आता था। किसका लिखा हुआ था ये सब, संपादक कौन थे इसके, तो एनी बेसेंट थे। कौन थे, एनी बेसेंट थे, है ना। दोस्तों आगे देखिएगा प्रभात के लेखक थे एन सी केलकर। कौन थे, एन सी केलकर। प्रभात, तो आप लोग प्रभात से याद रखिएगा सुप्रभात, है ना। तो कल क्या कहेंगे हम लोग, सुबह होगा तो, कल सुबह होगा तो हम लोग बोलेंगे सुप्रभात। क्या बोलेंगे, कल सुबह होगा तो सुप्रभात। तो एन सी केलकर, तो केलकर मतलब कल हो रहा है ना, कल हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभात, सुप्रभात। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रभात के थे संपादक एन सी केलकर, प्रभात के संपादक कौन थे, एन सी केलकर, ठीक है ना। फ्री हिंदुस्तान के थे तारकनाथ दास। कौन थे, तारकनाथ दास। कौन थे, तारकनाथ दास। तो दोस्तों हम लोग फ्री हिंदुस्तान जो देख रहे थे, हिंदुस्तान क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना, फ्री हो गया। ये किसने लिखा था, तारकनाथ दास ने लिखा था। किसने लिखा था, दो ये दास थे, ठीक ना, ये दास थे और ये क्या हो गए, फ्री हो गए। जब ये फ्री हो गए, दास थे और फ्री हो गए, तो बहुत खुश हुए। और उन्होंने क्या लिख दिया, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका लिख दिया, है ना। और ये तारकनाथ दास ने, यहाँ से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। द रिवॉल्यूशनरी किसने लिखा था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था। द रिवॉल्यूशनरी किसने लिखा था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था। हम लोग सचिंद्रनाथ सान्याल को यहाँ भी देखे थे ना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखे थे, कहाँ गया, हाँ, बंदी जीवन। ये जो था बंदी जीवन था, इसका जो जीवन था सचिंद्रनाथ सान्याल का जीवन कैसा था, बंदी जीवन था। वो बंदी मतलब कि बंधा हुआ रहता था, बंदी जीवन था जिसने था। तो वही जो है बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कि यहाँ पे उन्होंने अब क्या कर दिया, तो रिवॉल्यूशनरी कर दिया। जब बंदी उनको बना के रखा गया था, तो वो क्या कर दिया, रिवॉल्यूशनरी मतलब अपना आज़ादी के लिए रिवॉल्यूशन कर दिए। क्या कर दिए, रिवॉल्यूशन कर दिए। तो उन्होंने ही लिख दिया था बंदी जीवन द रिवॉल्यूशनरी। किसने लिखा था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा था। किसने लिखा था, सचिंद्रनाथ सान्याल का लिखा हुआ था द रिवॉल्यूशनरी या फिर बंदी जीवन, है ना। दोनों एक साथ याद रखिएगा, सही होगा। वाई एम एन एथिस्ट, मैं क्यों एथिस्ट हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों हूँ, है ना। तो ये किसके लिखा था, तो भगत सिंह का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ, भगत सिंह का लिखा हुआ था। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक ना। तो आगे बताइएगा दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये तो सबको जब जबान पे याद होगा कि ये दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ था, है ना। और एक है राष्ट्रगुप्तूर, क्या है, राष्ट्रगुप्तूर। तो राष्ट्रगुप्तूर किसका लिखा हुआ है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का ही लिखा हुआ है राष्ट्रगुप्तूर। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया, राष्ट्रगुप्तूर हो गया। ये सारा किसका लिखा हुआ था, दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो साथ साथ राष्ट्रगुप्तूर, ये तो सबको याद होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन जो है राष्ट्रगुप्तूर किसको याद नहीं रहता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है राष्ट्रगुप्तूर, है ना। दादाजी क्या करते रहते हैं, दादाजी बैठ के गुफ्तगू करते रहते हैं अपने अपने एज के आदमियों से, है ना। तो राष्ट्रगुप्तूर, गुप्तूर कौन करते थे, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार, बिहार महात्मा गांधी जब आए थे तो राजेंद्र प्रसाद लिखे हुए थे किताब, इसीलिए महात्मा गांधी एंड बिहार लिख दिए थे। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये किसने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। सम रेमिनेंस सत्याग्रह एट चंपारण बापू, ये जितना भी आ जाएगा, चंपारण बापू आए हुए थे बिहार में, सम रेमिनेंस सत्याग्रह एक्ट चंपारण बापू
एक चंपारण बापू के कदमों में, ये सब राजेंद्र प्रसाद का ही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आ रहे हैं बिहार, ये भी महात्मा राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, बिहार के रहने वाले थे। बिहार में महात्मा गांधी आए थे तो उनकी खुशी में क्या लिखे थे, महात्मा गांधी एंड बिहार में। फिर एक बार चंपारण बापू आए थे, समरविनय सत्याग्रह किए थे चंपारण में, तो उसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा था, है ना। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब तो दोनों याद होगा आप लोगों को, लेकिन इंडिया डिवाइडेड किसका लिखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद का ही लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग जोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला थोड़ा है। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है, अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसका लिखा हुआ था, तो लाला लाजपत राय का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था दोस्तों, लाला लाजपत राय का लिखा हुआ था। अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है। यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये सारा का सारा लाला लाजपत राय का लिखा हुआ था। ठीक ना, इसको एकदम रट जाइएगा। अनहैप्पी इंडिया किसका लिखा हुआ है, लाला लाजपत राय का लिखा हुआ है। यंग इंडिया किसका लिखा हुआ है, यंग इंडिया सुनने में लग रहा है ना कि गांधी जी का है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग गांधी जी का क्या देखे थे दोस्तों, किधर गया जो गांधी जी, यंग इंडिया। देखिए यहाँ पे यंग इंडिया है ना, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन, ये महात्मा गांधी का भी लिखा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया दो जगह लिखा हुआ था, एक तो महात्मा गांधी ने भी लिखा था और दूसरा किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने भी लिखा था। ठीक ना, यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, इंडिया खुश नहीं है, किसने कहा था, क्यों खुश होगा भाई, लाला लाजपत राय के माथा पे जो मार के गया था उन लोगों ने, तो क्यों खुश होगा। अरे यार कट जाओ। चलिए, तो माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी है माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय का। किसका था, लाला लाजपत राय का। ठीक ना। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ये सारा किसका था, अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया आज़ादी ऐसे जीती, इंडिया आज़ादी जीती। इंडिया विंस जीतना है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ये किसका लिखा था, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अल हिलाल ये मुस्लिम वर्ड जैसा लग रहा है, गुब्बारे खातिर ये भी मुस्लिम वर्ड लग रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम, इसको याद रख लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसका लिखा हुआ था, तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए ये दोनों तो याद हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग जोड़ दीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया आज़ादी की तरफ जा रहा है, मतलब जीत रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद का कहना था, किसका कहना था, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ये किसका था, इंडिया विंस फ्रीडम, तो अबुल कलाम आज़ाद का कहना था। किसका कहना था, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। गुब्बारे खातिर के लेखक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। वहीं अल हिलाल के लेखक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी कौमी आवाज़, ये सारा का सारा किसका था, जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था दोस्तों, जवाहरलाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी में कौमी आवाज़, ये सब का सब जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ था। कौमी देख के आप लोग मुस्लिम वर्ड मत समझ लीजिएगा, ये कौमी आवाज़ जो लिखा हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू का ही लिखा हुआ था। ठीक ना, तो ध्यान में रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मेरी कहानी कौमी आवाज़, ये सब जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी किसने लिखा था, मेरी कहानी, अपने बारे में कहानी किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। कौमी आवाज़ किसने लिखा था, कौमी आवाज़, तो जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस इंडिया का डिस्कवर किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ग्लिम्सेज करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मेरी कहानी कौमी आवाज़, ये सब किसका था, तो जवाहरलाल नेहरू का था। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर माने अपने कल्चर के लिए क्या हिंट्स लगाना है, क्या करना है, हिंट्स देना है। तो लाला हरदयाल का ये कहना था, क्या कहना था, अपने कल्चर के लिए, सेल्फ कल्चर के लिए क्या करना है, हिंट्स। हिंट्स मतलब हिंट्स ये है हमारा सेल्फ कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए हमारा ये हिंट्स होना चाहिए। किसका लिखा हुआ था, ये लाला हरदयाल का लिखा हुआ था। किसका लिखा हुआ था, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल है ना। तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या लगाना है, शरीर पे हल्दी लगाना है। क्या लगाना है, हल्दी लगाना है। अपने अपने
कल्चर को बचाने के लिए, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर बचाने के लिए क्या लगाना है, हरदी लगाना है। लाला हरदयाल का ये कहना था, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। ये बेतुका ट्रिक है, लेकिन हो सकता है आपको याद हो जाए। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक थे लाला हरदयाल। अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या लगाना है, हरदी लगाना है। चलिए, इंडियन अनरेस्ट सर वेलेंटाइन सिरोल का लिखा हुआ था। इंडियन अनरेस्ट जो था ये सर वेलेंटाइन सिरोल का ये कहना था। स्वराज किसका लिखा हुआ था, तो आपको टी प्रकाशन, स्वराज जो है स्वराज्य टी प्रकाशन का ये लिखा हुआ था, स्वराज्य, है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज्य लिखने वाले थे, स्वराज्य ये टी प्रकाशम लिखने वाले थे, है ना। जस्टिस का जो जस्टिस किसने लिखा था, टी.एम. नायर ने लिखा था। जस्टिस किसने लिखा था दोस्तों, टी.एम. नायर ने लिखा था। जस्टिस किसने लिखा था, टी.एम. नायर ने। किसने लिखा था जस्टिस, टी.एम. नायर। जस्टिस किसने लिखा था दोस्तों, टी.एम. नायर ने लिखा था। याद रखिएगा, स्वराज किसने लिखा था, टी प्रकाशन। वहीं जस्टिस किसने लिखा था, टी.एम. नायर। तो नायर मतलब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा थोड़ा आ रहा है न्याय करना। तो जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय करना होता है। तो नायर मतलब न्याय करना, जस्टिस मतलब किसी को जस्टिस दिलवाना, न्याय दिलवाना, है ना। तो जस्टिस किसने लिखा था, टी.एम. नायर ने लिखा था। स्वराज्य, अगर आप स्वराज्य आपके में आ जाएगा, आपके शरीर में स्वराज का जो है जो गुण आ जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, आप पूरा प्रकाश फैलाने लगेंगे चारों तरफ स्वराज का। तो स्वराज्य का प्रकाश फैलाने वाले कौन थे, टी प्रकाशम थे। कौन थे, टी प्रकाशम। तो स्वराज्य लिखने वाले कौन हो जाएंगे, टी प्रकाशम हो जाएंगे। द सोशलिस्ट के लेखक कौन थे, S.A. डांगे थे। कौन थे दोस्तों, द सोशलिस्ट के लेखक थे S.A. डांगे, ठीक ना। द सोशलिस्ट हो गया हमारा। और इंडियन अनरेस्ट हम लोग सर वेलेंटाइन सिरोल देख ही लिए थे। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर हरदयाल देख ही लिए थे। द सोशलिस्ट के S.A. डांगे हो जाएंगे। द सोशलिस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, S.A. डांगे, ठीक ना। S.A. डांगे, इसको आप लोग रट लीजिएगा, S.A. डांगे द सोशलिस्ट के लेखक। द सोशलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द सोशलिस्ट ये आ सकता है S.A. डांगे। द सोशलिस्ट के लेखक कौन थे, सोशलिस्ट के लेखक S.A. डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस ये किसने लिखा था, चितरंजन दास ने। इंडिया किसके लिए है, इंडियंस के लिए है। ये चितरंजन दास का लिखा हुआ था, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास का लिखा हुआ था। द सोशलिस्ट किसका लिखा हुआ था, द सोशलिस्ट S.A. डांगे का लिखा हुआ था। द सोशलिस्ट किसका लिखा हुआ था, S.A. डांगे। और इंडिया फॉर इंडियंस ये किसका लिखा हुआ था, चितरंजन दास। किसका लिखा हुआ था, चितरंजन दास। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक बार फिर से पीछे जाके आप लोग वीडियो देखिएगा, मस्त याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसे हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को आज़ाद दिलाने के लिए जो वॉर हुआ था, ये जो था, ये पत्रिका किसने लिखा था, वीर सावरकर ने लिखा था। किसने लिखा था, वीर सावरकर। तो वॉर कौन करेंगे, जो वीर होंगे। वॉर कौन करेंगे, जो वीर होंगे। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर। कौन थे, वीर सावरकर, ठीक है, याद हो जाएगा। होम एंड द वर्ल्ड या फिर गीतांजलि ये किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या फिर टैगोर कहिए, क्या कहिए, टैगोर कहिए, एक ही बात हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि को तो सबको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर है, लेकिन होम एंड द वर्ल्ड जो है ये सबको याद नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद करिए, होम एंड द वर्ल्ड मतलब घर और संसार, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर का ये लिखा हुआ है, घर और संसार। गीतांजलि घर और संसार किसका लिखा हुआ है, होम एंड द वर्ल्ड, तो रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, होम एंड द वर्ल्ड, घर और संसार, होम एंड द वर्ल्ड। और गीतांजलि किसका लिखा हुआ है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। चलिए, नील दर्पण आपको गीत याद होगा, दीनबंधु मित्र, तो सबको जबान पे याद होता है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ था। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है दोस्तों, प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, सोजे वतन। इसमें और भी बहुत सारा है प्रेमचंद का, यहाँ पे कम ही दिया हुआ है। तो सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, प्रेमचंद का लिखा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, गोदान है सबसे चर्चित, उसके बाद गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि, गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि आप लोग याद करते चलिए, गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि। कर्मभूमि निर्मला प्रतिज्ञा, कायाकल्प मंगलसूत्र, ये सब जितना भी हम लोग देख रहे थे ये प्रेमचंद्र का ही लिखा हुआ था, है ना। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। फिर गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि कर्मभूमि निर्मला प्रतिज्ञा कायाकल्प,
निर्मला प्रतिज्ञा, कायाकल्प, मंगल सूत्र, ये जो था निर्मला प्रतिज्ञा, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, गोदान गमन, ये जब जितना भी है प्रेमचंद्र का ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मात्र एक ही दिया हुआ है कर्मभूमि। सोजे वतन शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र का ही है। सोजे वतन शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र का ही है, ठीक ना। सोजे वतन प्रेमचंद्र की लिखा हुआ है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, कर्मभूमि। शतरंज के खिलाड़ी ये भी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है, शतरंज के खिलाड़ी। बांगे दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। बांगे दर्रा तराने हिंद, तराने हिंद थोड़ा अजीब टाइप का नाम लग रहा है ना, बांगे दर्रा तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है, याद रखिएगा। बांगे दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। भारत भारती तो आपको याद होगा, मैथिली शरण गुप्ता, आप लोग बचपन से इस 10th में पढ़े होंगे। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत की दुर्दशा किसने किया है? तो ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ था। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, और भारत दुर्दशा किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ था। कांग्रेस का जो इतिहास है पटाभी सीतारामैया ने लिखा था। कांग्रेस का इतिहास, मैंने शुरुआत से कांग्रेस कैसे जन्म लिया ये सब इतिहास लिखा हुआ था किसने? पटाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था दोस्तों? पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया का आप लोगों को तो सुना ही होगा, पटाभी सीतारामैया को, है ना। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश तो सबको याद होगा, दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ था सत्यार्थ प्रकाश। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत स्ट्रगल किए थे अपने लाइफ में, और यही जो थे सुभाष चंद्र बोस ही क्या हुए थे कि मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं का ना मौत हो गया था, पता भी नहीं चला कैसे इनका मौत हुआ, हवाई जहाज से, ऐसे सुनने में आता था, है ना। सुभाष चंद्र बोस आज़ादी से पहले ही इनका क्या हो गया था? मौत हो गया था। इंडियन स्ट्रगल, ये बहुत स्ट्रगल किए थे अपने लाइफ में इंडिया में, सुभाष चंद्र बोस को याद रखिएगा, है ना। आनंद मठ, देवी चौधुरानी, ये सब जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब चटर्जी भी बोल सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय का ये आनंद मठ या फिर देवी चौधुरानी लिखा हुआ था। देवी चौधुरानी अगर आ जाए, आनंद मठ तो सबको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का है, चट्टोपाध्याय का ये जो भी है। देवी चौधुरानी जो है ये किसका है? तो ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही है। देवी चौधुरानी जो है भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही है लिखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण या फिर तहजीब उल आरुलाक, ये सब किसका है? सर सैयद अहमद खान। भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह हुआ था उसके कारण जो भी हुआ था, ये जो कारण लिखने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। तहजीब में रहिए, तहजीब में रहिए एकदम, तहजीब उल आरुलाक, तहजीब उल आरुलाक ये किसने लिखा था? तो सर सैयद अहमद खान। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, मुस्लिम वर्ड है तहजीब उल आरुलाक, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, है ना। वैसे मुस्लिम वाला जो ऑप्शन देगा ना सारा मुस्लिम वाला ही डालेगा, है ना। तो आप लोग में एक ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तहजीब उल आरुलाक किसका था? सर सैयद अहमद खान का था। भारतीय विद्रोह के कारण ये भी इन्होंने लिखा था, और तहजीब उल आरुलाक ये भी इन्होंने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ठीक। कॉमरेड हम लोग पीछे भी देखे थे, मोहम्मद अली था, कॉमरेड हमदर्द, ये सब था ना। इंकलाब जो था, इंकलाब ये गुलाम हुसैन का लिखा हुआ था। इंकलाब ये नारा नहीं है दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है। इंकलाब जो है वो गुलाम हुसैन ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलाम हुसैन ने, गुलाम हुसैन ने। ये जो थे गुलाम थे तो इन्होंने क्या कहा? इंकलाब जिंदाबाद, ऐसे करके उन्होंने किताब लिख दिया था, इंकलाब किताब। इंकलाब पुस्तक किसने लिखा था? गुलाम हुसैन ने। किसने लिखा था? गुलाम हुसैन ने, है ना। इंकलाब किसने लिखा था दोस्तों? गुलाम हुसैन ने। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, मूक नायक, ये सब आपको तो कुछ ऐसे से वर्ड से ही पता चल जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का ये लिखा हुआ हो सकता है। क्यों? क्योंकि शूद्र के लिए बहुत वो आगे काम किए थे, जाति भेद के लिए काम किए थे, अछूतों के लिए काम किए थे, मूक नायक, ये सब जो है मूक नायक याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का ही है। मतलब कि सबको देख के सब चुप रहते थे, तो मूक नायक इन्होंने वर्ड दे दिया, है ना। यहाँ पे देखिएगा हम लोग मूक नायक के बारे में कह रहा है कि 1920 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। ये कैसा था? मराठी में लिखा हुआ समाचार पत्र था।
ये पुस्तक नहीं था, ये क्या था, समाचार पत्र हुआ करता था। ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। ये मूक नायक सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? पहला 31 जनवरी 1920 में, मतलब जनवरी के लास्ट में 1920 में ये प्रकाशित हुआ था मूक नायक। किसके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, है ना। और ऊपर ये क्या दिया हुआ है, इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। कौन सा पुस्तक है दोस्तों? एक स्टार वाला पुस्तक हम लोग कहाँ देखने को मिल रहा था दोस्तों? इधर है क्या शायद? अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम लोगों ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ था। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी कौमी आवाज़, इसमें से जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि इस पुस्तक नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। कौन सा जेल में? अहमदनगर फोर्ट जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में नेहरू जी उसमें जेल में थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा था अहमदनगर फोर्ट जेल में। यहाँ पे थोड़ा नोट देख लेते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक, तो ये तो सबको पता होगा। किसके कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत? राजा राम मोहन राय को। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक जो है संवाद कौमुदी 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था। तो मिरात उल अखबार, ध्यान रखिएगा, मिरात उल अखबार 1822 में उन्होंने प्रारंभ किया। और संवाद कौमुदी बांग्ला में साप्ताहिक है जो, ये जो है 1821 में। सबसे पहले कौन? 1821 वाला जो है संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक था। कैसा था? बंगाली साप्ताहिक था। 1821 में संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरुआत किया गया। वहीं एक साल के बाद 1822 में जो था फारसी में, कौन सी भाषा में दोस्तों? फारसी में। आप लोग पता होगा राजा राम मोहन राय का सारा भाषा जानकारी था, सारे भाषा की जानकारी हुआ करता था। तो 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। कब? 1822 में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार शुरुआत किए थे। ठीक ना, 1822 में। दोस्तों अभी हम लोग को देखना है भारत में महान शहीद, और यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारत। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आते हैं खुदीराम बोस। कौन आते हैं दोस्तों? खुदीराम बोस आते हैं, है ना। चलिए, 1908 ईस्वी में, कब का बात है दोस्तों? 1908 का बात है, ध्यान रखिएगा, 1908 का बात है। सेशन जॉर्ज किंग्सफोर्ड जज होते थे, सेशन जॉर्ज, उनका नाम था किंग्सफोर्ड। इन्हीं की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए थे खुदीराम बोस। कौन से रेलवे स्टेशन? बेड़ी रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम बदल के रख दिया गया खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन। तो बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए थे सेशन जॉर्ज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंकने के कारण। 1908 में, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। तब पूछेगा खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया दोस्तों? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। याद रहेगा ना दोस्तों? 1908 याद रहेगा ना? खुदीराम बोस से रिलेटेड कर लेना है। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे 1908 में सेशन जॉर्ज जो थे, और बेनी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, है ना। खुदीराम बोस ही जो थे सबसे युवा, मतलब जो फांसी पर लटकने वाले क्रांतिकारी हुए थे। राजेंद्र लाहिड़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, दक्षिणेश्वर जो बम कांड था, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड, इन दोनों के मतलब कि सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को। तो राजेंद्र लाहिड़ी कोई एक कांड नहीं किए थे, दो कांड किए थे। पहला तो दक्षिणेश्वर बम कांड, ठीक है। दूसरा काकोरी जो डाक गाड़ी डकैती हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, जिसमें जो गाड़ी में से लूटा गया था धन हो बोलिए, चाहे गोला बारूद बंदूक बोलिए, ये सब तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती बोलते हैं उसको। तो ये कांड जो हुआ था, इन दोनों के सिलसिले में राजेंद्र लाहिड़ी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार हुए थे। और देखिए, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी दोस्तों? फांसी दे दी गई थी। तो देखिएगा, ये जब कांड हुआ 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में, गोंडा जिला है, वहीं पे जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। तो 1927 में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? 17 दिसंबर 1927 में। और हम लोग खुदीराम बोस को कब देखे थे? 11 अगस्त 1908 को देखे थे ना। तो ये भूलते नहीं जाना है
चलिए आगे भी देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बहुत फेमस है, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अशफाक उल्ला खान। देखिएगा दोस्तों, हम लोग अच्छा सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में देख रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, ठीक ना। तो मैनपुरी षड्यंत्र में ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, साथ ही काकोरी कांड जो हुआ था उसमें योजनाकार थे। इसी कांड में क्या हुआ था, इन्हें बंदी बनाया गया था, ठीक ना। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को कौन सा जेल में फांसी दिया गया दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था 1927 में। देखिएगा दोस्तों, 1927 में हम लोग 3 को फांसी देखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927, फिर राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में ही, और एक अशफाकुल्ला खान है। देखिएगा इनके बारे में देखते हैं कि 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में इनको, जो काकोरी डाक गाड़ी डकैती में ये थे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, इनमें इनको फंसाया गया था। अशफाकुल्ला खान को किसमें, तो काकोरी डाक गाड़ी डकैती में। और इसी के आसपास में देखिए, इस 17 दिसंबर 1927 को इसको फांसी दिया गया राजेंद्र लाहिड़ी को। 2 दिन के बाद 19 दिसंबर को भी अशफाकुल्ला खान को भी फांसी दे दिया गया। कहाँ पर, फैजाबाद जेल में। कहाँ पर, फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, फैजाबाद जेल में। और गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था, गोंडा के जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को, और फैजाबाद के जेल में अशफाकुल्ला खान को। 2 दिन आगे पीछे में दिया गया था। गोंडा जेल में कौन थे, राजेंद्र लाहिड़ी में फांसी दिया गया था गोंडा के जेल में काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में, और अशफाकुल्ला खान को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के सिलसिले में इनको कब दिया गया, तो 19 दिसंबर को फैजाबाद जेल में, दिन में याद रखिएगा। और जो था 19 दिसंबर को एक और व्यक्ति का फांसी दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, और ये भी काकोरी कांड में ये भी शामिल थे, और मैनपुरी षड्यंत्र में ये 2 में शामिल थे। इनको भी 19 दिसंबर 1927 में कहाँ पे, गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। तो तीनों को अलग अलग जेल में फांसी दिया गया था, तीनों को अलग अलग जेल में फांसी दिया गया था। तो तीनों को अलग अलग याद रखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो देखिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी को हम लोग गोंडा जेल में फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 में। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे दिया गया था, गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 में। और उसी दिन फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान को, तो देखिए फैजा मुस्लिम वर्ड है, यहाँ भी अशफाकुल्ला मुस्लिम वर्ड है, तो इसे रिलेट कर लीजिएगा। फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर में। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड थे, तो मेन था काकोरी डाक गाड़ी डकैती में। लेकिन ये जो 2 व्यक्ति और थे, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, इनका अलग अलग एक और भी था कांड। तो दक्षिणेश्वर कांड था राजेंद्र लाहिड़ी का, वही राम प्रसाद बिस्मिल का था मैनपुरी षड्यंत्र। दोनों को याद रखिएगा, तीनों में शामिल थे, लेकिन तीनों में ये तीनों शामिल थे ये, ठीक ना। तो 17 को दिया गया राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, और 19 दिसंबर को दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान दोनों को। और जगह भी आप लोगों ने देख ही लिया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग उधम सिंह के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उधम सिंह ये गए थे, गोली मार कर आए थे, है ना, लंदन में। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर जो था, जिन्होंने क्या किया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग करने के लिए ऑर्डर दिया था, तो कैप्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे। ये कहाँ पे, कैप्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे उधम सिंह। और इनको 31 जुलाई 1940 को पेंटविनेल जिले में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर दोस्तों, पेंटन विलेज जेल में इनको फांसी दी गई थी। तो उधम सिंह को कौन से जेल में फांसी दी गई थी, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, वो पेंटन विलेज जेल में। कौन से जेल में, पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई थी। पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी, है ना, लंदन में, ठीक है। 31 जुलाई 1940 को, देखिए इनको टाइम देख लीजिएगा एक बार, 31 जुलाई 1940 को इनको उधम सिंह को फांसी दी गई थी। देखिए कहाँ हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और देखिए कितना दिन के बाद, लगभग 21 साल के बाद ये जाके गोली मारे हैं, 20-21 साल के बाद। तो 1940 ईस्वी में इनको पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर, उधम सिंह ने कब गोली मारा था, 1940 में। तो शायद पेंटन विलेज जेल में उनको क्या कर दिया गया था, वहीं पे फांसी दे दिया गया था। और 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैप्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 13 को गोली मारे थे, और 31 जुलाई को इसको 3 को 1 कर उल्टा कर दिया। 31 जुलाई को इनको फांसी दे दी गई थी 1940 में, जुलाई में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 4 महीना तक इनको जब जेल में रखा गया, उसको 4 महीने के बाद इनको क्या कर दिया गया, पेंटन विलेज जेल में इनको उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ मारे थे, कैक्सटन हॉल जो था, कैक्सटन हॉल में, लंदन में ही है कैक्सटन हॉल, वहीं पे जाके गोली मारे थे माइकल ओ डायर को।
ठीक ना। भगत सिंह के बारे में आप लोग देखते हैं, सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में, जो आज लोकसभा है, वहाँ पे बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था, सॉन्डर्स की हत्या करने के कारण। और साथ ही साथ केंद्रीय विधानसभा में क्या किए थे, बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में क्या किए थे, बम फेंके थे। ध्यान रखिएगा, कब बम फेंके थे भगत सिंह, 8 अप्रैल 1929 में। 2 व्यक्ति थे और भी एक व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। सॉन्डर्स की हत्या के केस के मौत में सजा हुई तथा इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए थे। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, कब इनको फांसी दी गई थी दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उधम सिंह को फांसी दी तो 1940 में ना वहाँ पे दिया गया था, पेंटनविले जेल में। अशफाक उल्ला खान को, ये सब तो हम लोग देख ही लिए, 3 गो ऊपर जो एक साथ याद रख लीजिएगा, फैजाबाद में, गोरखपुर में और गोंडा में। भगत सिंह को हम लोग देख लिए, 1931 में फांसी दे दी गई थी सॉन्डर्स की हत्या केस के कारण, है ना, सॉन्डर्स की हत्या केस के कारण उनको फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है, भगत सिंह को। और इन्होंने 2 काम किया था, एक तो सॉन्डर्स की हत्या किया था, इसके लिए फांसी दी गई थी, साथ में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंक दिया था। सुखदेव, देखिए सुखदेव को दोस्तों, सॉन्डर्स की हत्या के केस के मौत की सज़ा हुई, सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई इनको सुखदेव के साथ। और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के साथ में गांधी जी के भगत सिंह के साथ ही 23 मार्च 1931 को इनको भी भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, है ना। तो देखिए, भगत सिंह और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। राजगुरु देखते हैं, 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण तो यहाँ पे 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हो गए थे। और 23 मार्च 1931 को ही केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। तो इन तीनों को एक साथ याद रखिएगा तो आप फ़ायदे में रहिएगा, ठीक ना। इन तीनों को आप अगर एक साथ याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे, तो लाहौर जो है, केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और किसके साथ, राजगुरु, तीनों के एक साथ फांसी दे दी गई थी, ठीक ना, सॉन्डर्स की हत्या करने के आरोप में। ध्यान में रखिएगा। अब मोटर गैराज में कौन पकड़ाए थे, तो ये राजगुरु जो थे, राजगुरु ये मोटर गैराज में गिरफ्तार हो गए थे। पूना में एक मोटर गैराज था, वहीं पे ये गिरफ्तार हो गए थे राजगुरु, ठीक ना। तो उधम सिंह को अलग याद रखिएगा, ये जो थे गोली मारे थे 1940 में, इनको फांसी दी गई थी। 1931 23 मार्च 1931 को ये 3 व्यक्ति को फांसी दी गई थी। और उसके ऊपर हम लोग देख ही लिए थे तीनों व्यक्तियों को, अशफाकुल्ला खान, ऊपर से जितना भी थे हम लोग, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों को एक साथ याद रख लीजिएगा। खुदीराम बोस को अलग, सबसे शुरुआत में इनको फांसी दी गई थी 1908 में, तो इनको अलग से याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को। चलिए यहाँ तक हम लोग को लगता है कि याद हो गया है ना। अब अलग एक बार फिर से आगे देखते हैं, बटुकेश्वर दत्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। बटुकेश्वर दत्त क्या हुआ था, देखिए, भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में ये भी बम फेंकने के कारण आरोप में गिरफ्तार हो गए थे बटुकेश्वर दत्त। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था, इनको फांसी नहीं दी गई थी। तो इनमें से पूछेगा, इनमें से किन्हें फांसी नहीं दी गई थी, तो आप लोग को पूछ दिया, अगर ऑप्शन में दे दे कि इनमें से किन्हें फांसी न दी गई थी, उन्हें कारावास दिया गया था, आजीवन कारावास, तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त बटुकली जैसा लटकले, तो याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त को क्या किया गया था, आजीवन कारावास का दंड मिला था, इन्हें फांसी नहीं दी गई थी। और इनको किस आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, तो इन्होंने जो भगत सिंह के साथ ये भी केंद्रीय असेंबली में क्या किए थे, बम फेंके थे। लेकिन ये मर्डर नहीं किए थे, सॉन्डर्स की हत्या नहीं किए थे, हत्या किए रहते तो इनको भी साथ में फांसी दे दिया जाता, लेकिन उन्हें सिर्फ बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसमें कोई मौत नहीं हुई थी, इसीलिए इनको क्या किया गया, बस आजीवन कारावास का सजा मिला, नहीं तो फांसी दे दिया जाता तुरंत। देखिएगा, बटुकेश्वर दत्त को याद रखिएगा। लेकिन इन तीनों को फांसी दिया गया था, इनको फांसी नहीं दिया गया था। तो बम फेंकने वाले में कौन कौन हो जाएंगे, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन हो जाएंगे, भगत सिंह तो हो ही गए, और उसके साथ बटुकेश्वर दत्त हो गए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद तो मस्त आदमी थे ना। काकोरी जो डाक गाड़ी डकैती हुआ था, उसी के मुख्य अभियुक्ति थे। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया का घोषणा कर दिया था। देखिए ऑप्शन में पूछता है कि बताइए कितना हज़ार का घोषणा किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, 30,000 रुपया। उस समय का समझ लीजिए 30 लाख होगा, 30 लाख से भी ज़्यादा होगा, समझ लीजिए कि 3-4 करोड़ रुपया। तो चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्ति थे, और इनको अंग्रेजी सरकार ने जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया दिया, घोषणा किया था। इसी के लालच में एगो क्या कर दिया था, मुखबिरी कर दिया था। इन्हें इसी के लालच में पैसा से बता दिया था कि ये जो है अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए हैं, और
कोई क्या हुआ था, अपना इंडिया का ही बता दिया था अंग्रेज़ों को। वही आके क्या कर दिया, इनको पकड़ा नहीं, इनको पकड़ने ही जा रहा था। जैसे फायरिंग हुआ, दोनों तरफ से लड़ाई हुआ, इधर से भी घायल हुए, उधर से भी कई घायल हुए। मतलब उधर से तो अकेले थे, इधर बहुत आदमी को, बहुत अंग्रेज़ों को शहीद किए, मारे। ठीक, खुद भी क्या किए, अपने आप को गोली मार के शहीद हो गए। बोले थे कि मैं कभी भी किसी भी अंग्रेज़ के हाथ में नहीं आऊँगा, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही जीऊँगा, आज़ाद ही मरूँगा। और उन्होंने अपने आप को गोली मार के क्या कर लिया था, तो शहीद कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनको भी शहीद हो गए थे। तो 1931 ध्यान में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो इन्हीं के साथ में थे, इन तीनों के साथ में जो थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों के साथ में थे कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1931 में इनको भी फांसी दिया गया था। ठीक, लेकिन इन तीनों से पहले इनको क्या कर दिया, फांसी बोल रहे हैं, सुसाइड कर लिए थे इन्होंने। इन तीनों से पहले ये सुसाइड कर लिए थे। तब तक ये कहाँ थे, तब तक ये जेल में रहते थे। ये तीनों के तीनों जेल में थे, तब तक इनको फांसी नहीं दी गई थी। जब ये सुसाइड कर लिए, जब पता चला कि सुसाइड कर लिए हैं तीनों, तब तो सोचे कि अब हम लोग का भी काम तमाम ही है। तो इनको फिर फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, जिसमें से चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए थे, पहले ही अपना जान गंवा बैठे थे। 27 फरवरी 1931 को शहीद हो चुके थे। ठीक ना। तो यहाँ से याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 को क्या किया था, अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपना शहीद कर लिए थे अपने आप को, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। उनको 30,000 रुपये का क्या किया था, घोषणा किया था अंग्रेज ने। आगे देखते हैं मास्टर अमीर चंद्र को। मास्टर अमीर चंद्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी, दिल्ली में षड्यंत्र जो हुआ था इसके प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद्र फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया गया था। अब ये जो था, लॉर्ड हार्डिंग का हत्या करने का आरोप था इस पे, मास्टर अमीर चंद्र पे। मास्टर अमीर चंद्र किस पे, लॉर्ड हार्डिंग पे हत्या करने का आरोप है, मास्टर अमीर चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। और देखिए कि 8 फरवरी 1915 को 4 साथियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई थी। 8 फरवरी 1914 की। यहाँ पे एक लेयर है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऐसे करके इसके बाद वाला जो है देखिए। तो 8 फरवरी 1915 को 4 साथियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई थी। कब, 8 मई 1915 को। देखिए ये कब का बात है, ये जो है दिल्ली षड्यंत्र जो है, दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी जो थे अमित चंद्र, फरवरी 1914 में इनको वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाया गया था, फरवरी 1914 में। और एक साल के बाद 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई थी। खाली आरोप लगाया गया था कि हार्डिंग की हत्या करने वाला था, वायसराय जो था हार्डिंग की हत्या करने वाला था। मतलब कि करने वाला था ही, आरोप क्या करने वाले थे कि ये थे, और इन्हीं के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 मई 1915 को 4 साथी थे इनके साथ में, उनको क्या कर दिया गया था, मास्टर अमीर चंद्र को फांसी दे दी गई थी। कब, 8 मई 1915 का बात है। देखिए, तो अगर हम लोग क्रम वाइज देखें तो सबसे पहले आते हैं खुदीराम बोस। 1908 में, 1908 के बाद 1915 आता है। 1915 में कौन, मास्टर अमीर चंद्र। और एक देखिए यहाँ पे अवध बिहारी भी आ गए, अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस के में लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इनको भी बंदी बनाया गया था, है ना। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, ये दोनों कौन थे, मास्टर अमीर चंद्र, ये दोनों एक साथ थे। और ये तो लाहौर बम कांड में भी ये थे, अवध बिहारी बोस। तो इसीलिए इन दोनों को 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी। देख रहे हैं ना, 4 साथी मतलब एक ये भी थे, ध्यान में रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 में हुआ था, इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था, यहाँ से याद रख लीजिएगा, 1912 में। मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, और कौन थे, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। कौन थे, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। तो ब से दूगो हो गया, म ब। मास्टर अवध बाल बसंत, मास्टर अवध बाल बसंत, मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, बसंत और बाल मुकुंद, और कौन हो गया, अवध बिहारी हो गया, सॉरी। मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद्र और अवध बिहारी, 2 व्यक्ति को हम लोग देख लिए थे। तीसरा नंबर में है बाल मुकुंद, चौथे नंबर पर है बसंत कुमार विश्वास। इन 4 लोगों को क्या कर दिया गया था, एक साथ फांसी दी गई थी। और दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ कब था दोस्तों, तो ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। तो हम लोगों ने देखा था 8 मई 1915 को दामोदर 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, मतलब रैंड और आयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है ना, दामोदर चापेकर, ध्यान रखिएगा। रैंड और आयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। ये जो दोनों हत्या किया गया था, ये पहला राजनैतिक हत्या था दामोदर चापेकर के द्वारा जो किया गया था। और देखिएगा दोस्तों,
1898 को, देखिए 22 जून 1897 को ये हत्या हुआ और 18 अप्रैल 1898 को, लगभग 1 साल, लगभग थोड़ा सा कम, को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए दामोदर चापेकर। और इनके भाई बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। देखिए, दामोदर चापेकर के साथ साथ उनके भाइयों को भी क्या कर दिया गया, फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो दामोदर चापेकर को कब लटकाया गया, 1898 में, और बाल कृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 और तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 में। तो क्रमवाइज देखा जाए तो पहले दामोदर चापेकर, फिर वासुदेव, तब बाल कृष्ण। नाम कितना अच्छा है, वासुदेव, बाल कृष्ण, दामोदर, है ना। तो याद रखिएगा 1898 में दामोदर को, साथ में 1899 में दोनों उनके भाइयों को भी फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों आगे आगे हम लोग देखते हैं मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिएगा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली जो था, इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हो गए थे मदन लाल धिंगरा। किसे, विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण। और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखिएगा 1909 में इनको क्या कर दिया गया था, तो इन्होंने फांसी मतलब कि हत्या करने का आरोप था, और उनके बाद 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो मदन लाल धिंगरा को फांसी की सज़ा कब हुई थी, 16 अगस्त 1909 को। वासुदेव बलवंत फड़गे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वासुदेव बलवंत फड़गे। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। मतलब ये सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध कर रहे थे 1879 में। काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अनशन करने के 17 फरवरी 1883 में इनको क्या हो गया, प्राण त्याग देना पड़ा। काला पानी की जो सज़ा था, काला पानी की सज़ा के सिलसिले में आदन में आमरण अनशन कर रहे थे। काला पानी की सज़ा जो सिलसिले में क्या कर रहे थे, आदन में आमरण अनशन कर रहे थे, और 17 फरवरी 1883 को इनको प्राण त्याग दिए थे। कितना दिन तक भूखे प्यासे रहेंगे बेचारे, प्राण त्याग दिए। अदर में आमरण अनशन कर रहे थे काला पानी की सज़ा के लिए। पूछेगा बताइए कौन व्यक्ति थे जो काला पानी की सज़ा को मतलब कि ख़त्म करने के लिए वो अनशन पे बैठे थे, जिससे उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्राण त्याग दिया। तो वो थे वासुदेव बलवंत फड़गे थे। कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़गे थे। मदन लाल धिंगरा को तो हम लोग देख लिए, कर्जन विलियम की हत्या करने के आरोप में 1909 में ना इनको फांसी दिया गया था जी। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग करतार सिंह सराबा। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, करतार सिंह सराबा, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता। गदर पार्टी जो था, गदर पार्टी, इसके सक्रिय कार्यकर्ता थे। लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता हैसियत से गिरफ्तार किया गया था इनको, और 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी के शहीद हो गए थे। इनको फांसी पर लटका दिया गया और झूलते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए थे, है ना। तो 1915 में करतार सिंह सराबा को फांसी सज़ा दी गई थी, याद रखिएगा। 1909 में कौन थे, 1909 में मदन लाल धिंगरा, बलवंत फड़गे को 1883 को प्राण त्याग दिए। ये जो थे बलवंत वासुदेव फड़गे जो थे, ये काला पानी की सज़ा के सिलसिले में क्या कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, ठीक ना, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा को 1915 में फांसी दिया गया था। 1910 में देखिए अनंत कान्हरे, ये अनंत जो कान्हरे हैं, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्ति होने के कारण बंदी बनाए गए थे। ये जैक्सन जो था, नासिक के जैक्सन हत्याकांड, जैक्सन को क्या किए थे, ये हत्या करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। 1910 में इनको फांसी दे दिया गया था, अनंत कान्हरे को, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। विष्णु गणेश पिंगल जो था 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। विस्फोटक जो बम होता है, बमों के साथ क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक ना। तो 1915 में किन्हें किन्हें फांसी दिया गया था दोस्तों, करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगल। अनंत कान्हरे को 1910 में, याद रखिएगा, अनंत कान्हरे को कब, 1910 में फांसी दी गई थी अनंत कान्हरे को, ठीक है ना। और 1909 में मदन लाल धिंगरा को तो याद ही रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य सेन जो था, इतना याद रखिएगा, विष्णु गणेश जो पिंगल थे, इनको विस्फोटक बम बनाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अनंत कान्हरे को नासिक में हत्याकांड, जैक्सन के हत्याकांड के लिए गिरफ्तार किया गया था। करतार सिंह जो थे वो जो है गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किया गया था इनको, है ना।
और वासुदेव बलवंत को तो याद ही है अपना, इन्होंने काला पानी की सज़ा के लिए क्या कहते, भूख प्यास की वजह से ये प्राण त्याग दिए। मदनलाल ढींगरा जो थे कर्जन विलियम कर्जन वाइली की हत्या के लिए इनको फांसी दिया गया। आगे देखते हैं सूर्य सेन, जिसको हम लोग मास्टर दा भी बोल देते हैं। सूर्य सेन को क्या बोल देते हैं हम लोग, मास्टर दा। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था सूर्य सेन को। सूर्य सेन जिसको मास्टर दा बोल देते हैं, 1930 में क्या हुआ था, चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्र आगार था। शस्त्र मतलब जहाँ पे शस्त्र रखा जाता है ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का। तो 1930 में चटगांव में स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार, वहीं पे आक्रमण कर दिए थे और उन्हीं पर आक्रमण करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको 1934 में फांसी दे दिया गया था। लगभग 4 साल के बाद फांसी दिया गया था सूर्य सेन मास्टर दा। ये मास्टर थे, सोचे कि एक ही बार क्या करते हैं हम लोग, उस सबके खजाने पर लूट मार देते हैं, जहाँ पे उस सबका शस्त्र रखा रहता है उसी को क्या करते हैं, लूट लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या कर दिया गया था, 4 साल के बाद 1934 में फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन जो थे मास्टर दा को याद रखिएगा। 1930 में इन्होंने अपना ये काम किया था और 4 साल के बाद 1934 में इनको फांसी दी गई थी, सूर्य सेन मास्टर दा को। ठीक है। हरकिशन को आप लोगों ने सुना होगा, हरकिशन 23 सितंबर 1930 को पंजाब में गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और 9 जून 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, हरकिशन को, है ना। वो हरकिशन दूसर थे जो आप सोच रहे हैं, ये हरकिशन दूसर है, ठीक ना। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी ये जो थे, दिसंबर 1931 में त्रिपुरा के कलेक्टर सीजीवी स्टीवन को उसके बगल पर गोली मारी थी। ठीक है। 27 फरवरी 1932 को इनको आजीवन काले पानी की सज़ा दी गई थी। 17 फरवरी 1932 को काला पानी की सज़ा किसे दिया गया दोस्तों, तो काला पानी की सज़ा जो दिया गया वो थे शांति घोष एवं सुनीति चौधरी। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी को काला पानी की सज़ा दिया गया था, याद रखिएगा। काला पानी की सज़ा देने वाले कौन व्यक्ति थे जिनको दिया गया था, शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति जाइए आराम से काला पानी की सज़ा भोगिए, शांति रहिए। सुनिधि चौधरी इनको साथ ले जाइए। वीणा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। वीणा दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे एक समारोह हो रहा था जहाँ पे अंग्रेज क्रिकेट कप्तान थे बंगाल एवं का गवर्नर स्टैनली जैक्सन थे। कौन थे, स्टैनली जैक्सन। इन्हीं की हत्या करने के कारण वीणा दास को क्या किया गया था, 9 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। तो 9 वर्ष के लिए कठोर कारावास किसे दिया गया था, वीणा दास को। किसे, वीणा दास को 9 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया था वीणा दास। किसी लिए, तो गवर्नर जो थे स्टैनली जैक्सन की हत्या करने के आरोप में प्रयास किए थे वीणा दास। ठीक ना। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती देखते हैं, दोनों के आरोप में इनको 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक ना। देखिए ब्रजकिशोर किस पे गोली चला दिए थे, बर्ज पर, कितना मस्त है, याद करना। तो ब्रजकिशोर चक्रवर्ती जो थे मजिस्ट्रेट जिला कहाँ के, मिदनापुर के बर्ज पर इन्होंने गोली चला दिया था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 26 अक्टूबर 1934 को फांसी दे दी गई थी। देख रहे हैं ना, 1934 को फांसी दी गई थी इनको। और 1934 में एक और देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, असित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पे, सिलहट जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। किसे, असित भट्टाचार्य को। 1934 में फांसी दिया गया था 2 व्यक्तियों को, किन्हें, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और असित भट्टाचार्य को, याद रखिएगा। ठीक है। 1934 में किन्हें, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती जो ब्रज पे गोली चलाए थे और असित भट्टाचार्य जो क्या किए थे, डाक डकैती की हत्या के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। डाक डकैती जो हबीबगंज में डाक डकैती हुआ था उन्हीं के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था, असित भट्टाचार्य को, और 1934 में इनको फांसी दे दिया गया था। जगन्नाथ सिंधे को आप लोगों ने सुना होगा नाम। सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया था। सोलापुर थाना था, इन्हीं पर उन्होंने क्या लिया था, अभियोग लगा के इनको बंदी बनाया गया था और 12 जनवरी 1931 को इनको फांसी दिया गया था। ठीक ना। 1931 में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है। जगन्नाथ सिंधे को याद रखिएगा। 31 में लाला लाजपत राय तो आप लोगों ने सुना ही होगा, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर पार्श्विक लाठी का प्रहार किया गया और इन पर क्या हो गया, वो मर गए चोट लगने के कारण, है ना। और 17 नवंबर 1928 को इनको क्या किया, देहांत हो गया इनका। तो इनका देहांत कब हुआ था, 17 नवंबर 1928 में इनका देहांत हो गया था, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 में, है ना। कुशाल कोंवर 9 अक्टूबर 1942 को
ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी पर उतारने के सन्निहित संदेह में गिरफ्तार किया गया था। और देखिए खाली संदेह में गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दे दिया गया था 1943 में, 16 जून 1943 में। देखिए हाल फिलहाल का बात है ना, ये कुछ ज़्यादा दिन का बात नहीं है, 1947 के 4 साल पहले का ही बात है। इनको पटरी पर उतारने के कारण ब्रिटिश गाड़ी को इनके फांसी दिया गया था, कुशाल कुंवर। तो ये गलत तो बात है यार, पटरी से उतार दे, बताइए, ये सब तो गलत बात है। कुशाल कुंवर को इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत का स्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था। फिर से पढ़िएगा, जो सुभाष चंद्र बोस थे 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर, आप लोगों ने देखा होगा सिंगापुर में आज़ाद भारत, कौन सा आज़ाद भारत, सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार बनाए थे। कौन सा सरकार, अस्थायी, मतलब एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी सरकार बनाए थे। कहाँ पे, सिंगापुर के आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार बनाए थे, घोषणा किए थे। और अपनी जापानी सेना जो था, जापानी सेना की सहायता से, जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। भारतीय सीमा के जो इम्फाल क्षेत्र था, इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए थे, ठीक ना। आगे देखते हैं, इनके लिख रहा है कि जो है 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तो मृत्यु कब हुआ था, 1945 में, लेकिन ये प्रमाणित अभी तक नहीं है। 2 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, आज़ादी से 2 साल पहले। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग को जो है हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना था, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक ना। ज्योग्राफी आप लोग पेज नंबर 108 खोल लीजिएगा। ज्योग्राफी हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले है विश्व की प्रमुख नदियाँ। नील नदी आप लोगों ने सुना होगा, जो कहाँ पे है, उद्गम स्थान इसका है विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का। गिरने का स्थान भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मतलब ऊपर की ओर जाती है ये। और ये जो है इधर हमारा मान के चलिए, ये हमारा टोटल हो गया दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। और इसमें से एक विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से ऐसे होते हुए वो जाती है नील नदी, और भूमध्य सागर जो ऊपर की ओर भूमध्य सागर में ये मिल जाती है, ठीक ना। अमेजन, देखिए अमेजन का आप लोगों ने सुना होगा, लेंगो विलफेरो, उद्गम स्थान क्या है, अमेजन का स्थान है। अमेजन का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अमेजन का जो है उद्गम स्थान है वो लेंगो विलफेरो, अमेजन का उद्गम स्थान क्या है, लेगो विलफेरो। और गिरने का स्थान है अटलांटिक महासागर में, वो जो है अमेजन नदी कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर, जो एसाकार की घाटी है उसी में ये अमेजन नदी गिर जाती है ना। अमेजन देखने कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। मिसिसिपी मिसौरी जो है वो रेड रॉक स्रोत अमेरिका से निकलता है, ठीक। जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये जो है रेड रॉक जो स्रोत है, रेड रॉक कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो मिसिसिपी मिसौरी जो है अमेरिका से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। इस सब का लंबाई अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नील नदी की लंबाई है 6690। कितना है दोस्तों, 6690 मीटर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा 6690 मीटर है। उसके दूसरे पे आता है अमेजन की नदी। सब कहा जाता है अमेजन नदी सबसे बड़ी है लंबाई में, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। अमेजन नदी तो दूसरे पे आता है, अमेजन कितना पे आता है दोस्तों, दूसरा पे आता है। मिसिसिपी मिसौरी तीसरा पे आता है, जो अमेरिका से निकलता है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाता है। यांगसी नदी आप लोगों ने सुना होगा, या तिब्बत के पठार से निकलता है, चीन सागर में गिरता है, 5797 मीटर मात्र किलोमीटर ये लंबाई है। ओबे जो है वो अल्टाई पर्वत से निकलता है, ओबे की खाड़ी में गिर जाता है ओबे नदी, ठीक ना, अल्टाई पर्वत से निकलता है। तो यहाँ तक हम लोग 4-5 तो याद कर लिए। होंगो नदी आप लोगों ने सुना होगा, क्युनलुन पर्वत से निकलता है, कहाँ से, क्युनलुन पर्वत से, और जो है चीहिल की खाड़ी में ये गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है, चीहिल की खाड़ी में ये गिर जाता है होंगो नदी। येनिसी नदी का नाम सुना होगा, रोनु ओला पर्वत से निकलता है, रोनु ओला पर्वत से निकलता है येनिसी नदी, और आर्कटिक महासागर में गिरता है। कहाँ पे, यहाँ ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में वो जो गिर जाता है, ठीक ना, येनिसी नदी। कांगो आप लोगों ने सुना होगा, कांगो जो है, कांगो गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में सारा देखने को मिलता है। वो लुआलिया या फिर लापुला के संगम पर अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। आमूर सिल्का रूस आर्गुन के संगम पर ये यहाँ से निकलता है। आमूर नदी जो है, आमूर नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों, सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलता है। टाटर स्टेट से ये होते हुए गिर जाता है, कहाँ होता है, टाटर स्टेट में ये गिर जाता है। लीना नदी आप लोगों ने सुना है, बेकाल पर्वत जो है रूस से निकलता है, लीना नदी। बेकाल पर्वत कहाँ पे है, रूस में है। बेकाल पर्वत कहाँ पे है दोस्तों, बेकाल पर्वत जो रूस में है, बेकाल पर्वत रूस से निकलता है, लीना नदी। और आर्कटिक महासागर में ये भी गिर जाता है। येनिसी नदी देखे रहते हैं आर्कटिक महासागर में, और लीना नदी
ये दोनों आर्कटिक महासागर में गिर रहा था। कांगो जो है वो कहाँ हो गया हमारा, तो दक्षिण अफ्रीका में जो अटलांटिक महासागर में गिरेगा। आमूर जो है वो सिल्कारूस आर्गुन के संगम पे है, टाटर स्टेट में ये गिर जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत याद होगा, आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ढेर सारा नाम दिया हुआ है नदी का नाम, ठीक ना, और उसके जहाँ उद्गम स्थान और कहाँ पे गिरेगा इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक ना। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। चलिए, मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी जो है दोस्तों, मैकेंजी नदी, ये जो मैकेंजी नदी है वो फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में ये गिर जाती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, ब्यूफोर्ट सागर में ये गिर जाती है। मैकेंजी नदी जो है फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में ये गिर जाती है। मैकेंजी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 4241 किलोमीटर, सॉरी 4241 किलोमीटर मैकेंजी नदी की जो लंबाई है 4241 मीटर है और फिनले नदी के मुहाने से ये निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है ना। नाइजर, नाइजर जो है गिनी जो है अफ्रीका, गिनी अफ्रीका का उद्गम स्थान है नाइजर और गिरने का स्थान है गिनी की खाड़ी। गिरने का स्थान कहाँ पर है, गिनी की खाड़ी है, ठीक ना। तो नाइजर जो है वो उद्गम स्थान है गिनी और गिरने का स्थान है गिनी की खाड़ी, ठीक ना। नाइजर कहाँ पे हमारा, नाइजर नदी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में, और गिनी से निकलता है और गिनी की खाड़ी में ही जाके ये गिर जाता है नाइजर नदी। मिकोंग नदी, आप लोगों ने मिकोंग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलता है, दक्षिणी चीन सागर में गिरता है। तिब्बत के पठार से निकलता है, कहाँ गिरता है, दक्षिणी चीन सागर में, राइट साइड में जाके। वोल्गा नदी जो है वो बल्डाई पठार रूस से निकलता है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलता है, रूस से निकलता है। वोल्गा नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों, वोल्गाई पठार, वल्डाई वल्डाई वोल्गा नदी जो है वल्डाई पठार रूस से निकलता है और कैस्पियन सागर में गिर जाता है। कहाँ गिरता है दोस्तों, कैस्पियन सागर में गिर जाता है। सैन फ्रांसिस्को आप लोगों ने सुना हुआ है, तो ब्राज़ील से निकलता है, दक्षिण मिनास गिटेस। सैन फ्रांसिस्को जो है द मिनास गिटेस ब्राज़ील से निकलता है, अंध महासागर में जाकर ये गिर जाता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटारियो झील से निकलता है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलता है, ओंटारियो झील से निकलता है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिर जाता है। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ओंटारियो झील से निकलता है, ठीक है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये मानसरोवर झील से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आप लोग को याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से। चेमयूंगडुंग हिम नदी, सिंधु नदी जो है वह भी मानसरोवर झील के पास से निकलता है, अरब सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, इसको याद रखिएगा, डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, डेन्यूब नदी वहीं से निकलती है और काला सागर में जाके गिर जाती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला जंगल से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। कौन सी, डेन्यूब नदी, ठीक है ना। डेन्यूब नदी किधर से, तो काला जंगल से निकल के काला सागर में गिर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर, जो कहाँ पे है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। कहाँ पे है दोस्तों, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी में है। डेन्यूब नदी वहीं से निकलती है। फरात जो है, फरात कारासून व मूरत नहरी संगम से निकलती है। कारासून व मूरत नहरी संगम से फरात निकलती है और सत अल अरब में जाके ये गिर जाती है। सत अल अरब में जाके गिर जाती है फरात नदी, ठीक है। डार्लिंग नदी देखिएगा, ये पहली बार देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, मर्रेल नदी में। डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों ने देखा है, ऑस्ट्रेलिया से निकल के मर्रे नदी में जाके वो गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, मर्रे नदी में। मर्रे नदी में जाके गिर जाती है। डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ मिलती है जाके, तो मर्रे नदी में जाके मिल जाती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से निकल के मर्रे नदी में गिरती है। अब मर्रे नदी के बारे में देख लेते हैं। जो मर्रे नदी है ऑस्ट्रेलिया के ही आसपास से निकल के द हिंद महासागर में मिल जाता है। देखिए मर्रे नदी, देखिए डार्लिंग नदी से जाके मर्रे नदी में मिल रहा है, अब मर्रे नदी जाके हिंद महासागर में मिल रहा है। लेकिन ये कहने का मतलब ये सारा का सारा जो है मर्रे नदी, डार्लिंग नदी, ये सब का हिंद महासागर का ही हिस्सा जाके मिल रहा है, किसमें, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर का हिस्सा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी तो हम लोग हिंद महासागर के आसपास नीचे पड़ता है ना। तो याद रखिएगा, डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया से निकलता है और मर्रे नदी में जाता है, और मर्रे नदी जो है ऑस्ट्रेलिया से निकलता है, हिंद महासागर में जाकर मिल जाता है। नेल्सन जो है वो नदी का ऊपरी भाग है, बो नदी का ये ऊपरी भाग है। नेल्सन जो है किस नदी का ऊपरी भाग है, बो नदी का ऊपरी भाग है और हडसन की खाड़ी में गिर जाता है। नेल्सन की खाड़ी जो है हडसन की खाड़ी में गिर जाता है। नेल्सन नदी जो है वो हडसन की खाड़ी में जाके मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, हडसन की खाड़ी में। कहाँ से निकलता है, बो नदी का ये ऊपरी भाग होता है नेल्सन, ठीक है ना। पराग्वे नदी जो है मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से निकलता है, पिराना नदी में जाकर मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है पराग्वे, उरुग्वे, पराग्वे, ठीक ना। तो ये ब्राज़ील में है, मांटो ग्रोसो और पिराना नदी में जाके मिल जाता है।
यूराल जो है दक्षिण यूराल पर्वत रूस से निकलता है, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाता है। गंगा जो है गोमुख हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो सबको याद है। आमू दरिया, आमू दरिया जो है निकोलस श्रेणी से पामीर से निकलता है और अरल सागर में गिर जाता है आमू दरिया। सालवीन, सालवीन जो है तिब्बत क्यूनूल पर्वत के दक्षिण से निकलता है, मर्तावान की खाड़ी में जाके गिर जाता है। सालवीन जो है तिब्बत क्यूनूल पर्वत के दक्षिण से निकलता है और मर्तावान की खाड़ी में जाके मिल जाता है। अरकनसास जो है मध्य कोलोरेडो से निकलती है, मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। अरकनसास कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? मिसिसिपी नदी में अरकनसास मिल जाती है, ठीक ना। कहाँ से निकलती है? मध्य कोलोरेडो से निकलती है। कोलोरेडो जो है और बताइए कहाँ से निकलती है? तो ग्रैंड कंट्री से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कोलोरेडो कहाँ से कहाँ मिलती है? कोलोरेडो नदी जो है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है, ग्रैंड कंट्री में ये निकलती है, ग्रैंड कंट्री में निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नीपर जो है वो बल्डाई पर्वत रूस से निकलता है, काला सागर में गिर जाता है। ओहियो जो है वो पोर्टर कंट्री पेंसिल्वेनिया में निकलता है, मिसिसिपी नदी में जाकर गिर जाती है। ओहियो नदी किधर गिरती है? तो मिसिसिपी नदी में गिरती है ओहियो नदी। इरावदी नदी जो है माली और नामी नदी के संगम पर निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इरावदी नदी ये माली और नामी नदी का संगम पर निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इरावदी नदी कहाँ गिरता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी जो है हमारा है वहीं पे इरावदी नदी गिरता है। ऑरेंज जो है लिसोथो नदी से निकलता है, अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाता है। अटलांटिक महासागर में एक और है ओरिनिको और ऑरेंज जो है वो दोनों कहाँ मिलता है? तो अटलांटिक महासागर में जाके गिरता है। और ओरिनिको का उद्गम स्थान है सियरा प्रीमा पर्वत जो है वहाँ से ओरिनिको नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ऑरेंज नदी जो है लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। कोलंबिया के देखते हैं दोस्तों, कोलंबिया जो झील है, कोलंबिया झील से ही निकलती है कनाडा से और प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया झील कहाँ से निकलती है दोस्तों? कोलंबिया झील से ही निकलती है कनाडा से और प्रशांत महासागर में गिर जाती है। डोन नदी है जो है टूला रूस से निकलती है, अजोब सागर में जाके गिरती है। डोन नदी कहाँ से निकलती है? टूला रूस से और अजोब सागर में जाके गिर जाती है डोन नदी, ठीक ना। डोन नदी कहाँ से निकलती है? टूला रूस से और अजोब सागर में गिर जाती है। टिग्रिस जो है वो टारस पर्वत टर्की से निकलती है, सत अल अरब से जाके गिर जाती है, ठीक ना। टिग्रिस जो नदी है वो टॉरस पर्वत टर्की से निकलती है और सत अल अरब से जाके गिर जाती है, सत अल अरब में जाके गिर जाती है। मिकांक नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है। मिकांक नदी जो है थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। डार्लिंग नदी की लंबाई उसके सहायक नदियाँ बलोनी, कॉन्डोमिन एवं कलगोआ को मिलाकर है, ठीक ना। ये डार्लिंग नदी जो है इसकी लंबाई, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी? बलोनी, कॉन्डोमिन, कलगोआ, ये तीनों से मिलकर बना हुआ है डार्लिंग नदी हम लोग देखे थे, है ना। डार्लिंग नदी कहाँ जाकर मर्रे नदी में मिला था, मर्रे नदी कहाँ में? तो हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, थोड़ा ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंट जो लाइन दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जो है आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर है। कौन सा बांध, कौन सा झील जो दोस्तों? आसवन बांध, नासिर झील नील नदी पर है एवं हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर है। आसवन बांध, नासिर झील नील नदी पर है। नील नदी पर कौन कौन सा बांध झील है? तो आसवन बांध और नासिर झील। वहीं हुबरू बांध कोलोरेडो नदी पर है। हुबरू बांध कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर है। हुबर बांध जो है कोलोरेडो नदी पर है। हुबर बांध कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर है। आसवन बांध, नासिर झील कहाँ पर है? नील नदी पर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। क्या बनाती है? नदी तंत्र बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। यह नदी जो है पक्षीपाद वाला डेल्टा बनाती है, पक्षी का पैर जैसा ऐसा करके ये डेल्टा बनाती है, पक्षीपाद पैर जो है ना। तो यह मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, याद रखिएगा। इसीलिए मिसिसिपी मिसौरी हम लोग बहुत फेमस था। हम लोग कहाँ देखे थे? मिसिसिपी मिसौरी को हम लोग देखे थे इधर रेड रॉक सरोवर, अमेरिका से ये उद्गम स्थान था और मैक्सिको की खाड़ी में जाके ये मिसिसिपी मिसौरी जो है गिर रहा था, है ना। अमेरिका से निकल के कहाँ? रेड रॉक स्रोत से। रेड रॉक मतलब ये लाल जो है चट्टान, लाल चट्टान से अमेरिका से निकलता है मिसिसिपी मिसौरी और मैक्सिको की खाड़ी में ये जाकर गिर जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाता है मिसिसिपी मिसौरी। और यही मिसिसिपी मिसौरी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है और यह नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है रेड रॉक पर्वत निकलता है और जो है मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। परित्यंत डेल्टा का उदाहरण होंगो नदी द्वारा प्रत्युक्त किया जाता है। परित्यंत डेल्टा जो है, डेल्टा का उदाहरण जो है कहाँ से?
होंगो नदी जो है, होंगो नदी के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कौन सा बांध, कौन सा जलप्रपात दोस्तों? विक्टोरिया जलप्रपात, करीबा बांध, ये जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर, ठीक ना। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध। कांगो जायर नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी, कांगो या फिर जायर नदी, कांगो और जायर नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी हम लोग देखे होंगे, कांगो को सुने होंगे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है भारत में है, तो ये माही नदी भारत में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी को नाम सुना होगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, बीच में है कांगो, ऊपर है माही, बीच में है विषुवत रेखा, ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। तो ये हमारा हो जाएगा माही नदी 2 बार काटती है। ये हो जाएगा हमारा कांगो नदी जो 2 बार काटती है। ये होगा लिम्पोपो नदी जो 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा, है ना। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी जो है, अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? अमूर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। मान लीजिए इधर चीन है और उधर रूस है, ये रूस है, रूस का जो है बीच में सीमा बनाने वाली अमूर नदी कौन सी हो जाएगी? अमूर नदी। कौन सी नदी? अमूर नदी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं नगर और नदी कहाँ पे कौन कौन सा नदी बहता है, कौन सा नगर में, ठीक ना। बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बस एक बार पढ़ते चलेंगे हम लोग, याद करते रहिएगा आप लोग आराम आराम से इसको। बस हम आपको एक बार पढ़ा ही देते हैं, ठीक ना। चलिए, बगदाद, बगदाद जो नगर है, बगदाद कहाँ पर है? इराक में है। इराक, बगदाद आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इस पे जो है कौन सी नदी बहती है बगदाद में? टाइग्रिस नदी बहती है। टाइग्रिस नदी कहाँ बहती है दोस्तों? इराक में, मतलब बगदाद में टाइग्रिस नदी। बर्लिन नदी जो है जर्मनी में है। और ये यहाँ पे सॉरी, बर्लिन जो है, बर्लिन ये नगर जो है जर्मनी में है। और बर्लिन में कौन सी नदी बहती है? स्प्री नदी बहती है। एस्प्री, एस्त्री नहीं, एस्प्री। बर्लिन, बर्लिन जो है, बर्लिन जर्मनी में है और यहाँ पे स्प्री नदी बहती है। बगदाद में कौन सा? टाइग्रिस नदी। पर्थ जो है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है। पर्थ में कौन सी नदी बहती है? स्वान नदी बहती है। कौन सी नदी? स्वान नदी। पर्थ में कौन सी नदी? स्वान नदी। वारसा, पोलैंड, वारसा पोलैंड में कौन सी नदी बहती है? विस्चूला नदी। कौन सी नदी? विस्चूला नदी। विस्चूला नदी जो है वारसा पोलैंड में बहती है, विस्चूला नदी। अस्वान जो है, अस्वान मिस्र में है। अस्वान कहाँ पर है? मिस्र में है। यहाँ पे नील नदी बहती है। देखिए कितना ज़रूरी है, मिस्र की नील नदी आपको पता होगा किस नगर में बहती है? तो अस्वान नगर में बहती है नील नदी, अस्वान नगर में जो है। सेंट लुइस अमेरिका में है। यहाँ पे है मिसिसिपी नदी बहती है। अभी हम लोग देखे थे ना, मिसिसिपी मिसौरी जो है अमेरिका से निकल रहा था, है ना, मैक्सिको की खाड़ी में गिर रहा था। सेंट लुइस जो है अमेरिका में बहती है। सेंट लुइस या मिसिसिपी नदी जो बहती है सेंट लुइस नगर में, कौन सी नदी बहती है? मिसिसिपी नदी सेंट लुइस में बहती है। सेंट लुइस में कौन सी? मिसिसिपी नदी बहती है। रोम इटली में जो है कौन सी नदी? टाइबर नदी। रोम इटली में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? टाइबर नदी। और लंदन इंग्लैंड में कौन सा? तो टेम्स नदी। तो सबको याद होगा, लंदन में टेम्स नदी बहती है, रोम में टाइबर नदी। रोम में टाइबर नदी, सेंट लुइस में मिसिसिपी नदी, अस्वान मिस्र में नील नदी, वारसा पोलैंड में विस्चूला नदी और पर्थ में स्वान नदी। चलिए आगे देखते हैं। बर्लिन में स्प्री नदी, बगदाद में टाइग्रिस नदी, ठीक। लंदन में बताइए टेम्स नदी। रोम में बताइए, रोम इटली में कौन सी नदी? टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर। रोम इटली में कौन सी नदी दोस्तों? टाइबर नदी। सेंट लुइस में अमेरिका में कौन सी नदी? तो मिसिसिपी नदी। अस्वान मिस्र में कौन सी नदी? मिस्र में नील नदी। वहीं अस्वान जो है मिस्र में जो है नील नदी। वही वारसा बताइए, वारसा पोलैंड में कौन सी नदी? विस्चूला नदी। वारसा जो है व से वारसा, व से विस्चूला, तो वारसा पोलैंड में जो है, वारसा कहाँ पर है? पोलैंड में। वारसा कहाँ पर है? पोलैंड में। वहाँ पे विस्चूला नदी बहती है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ में कौन सी नदी बहती है? तो स्वान नदी। पर्थ में कौन सी नदी बहती है? स्वान। पर्थ में स्वान नदी बहती है। बर्लिन में हम लोग देखे थे स्प्री नदी और बगदाद में हम लोग देखे थे टाइग्रिस नदी। चलिए आशा करते हैं यहाँ तक तो याद हो गया आप लोगों को। बीफोर्ट, अरे कहाँ गए जी? यहाँ पे पेरिस, पेरिस जो है फ्रांस में है ना, पेरिस फ्रांस में जो है वहाँ पे सीन नदी बहती है। पेरिस फ्रांस में कौन सी नदी बहती है? सीन नदी बहती है। मास्को जो है, मास्को रूस में है। मास्को में कौन सी नदी? तो मोस्कोवा नदी। मोस्कोवा नदी, मास्को रूस में जो है मोस्कोवा नदी बहती है। प्राग जो है चेक गणराज्य आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे विंतावा नदी जो बहती है प्राग चेक गणराज्य में, विंतावा नदी बहती है प्राग चेक गणराज्य में। कौन सी नदी? विंतावा नदी। कौन सी नदी? विंतावा नदी। बोन जो है जर्मनी, बोन जर्मनी में जो है राइन नदी बहती है। बोन जर्मनी में कौन सी नदी? राइन नदी बहती है। बोन जर्मनी में कौन सी नदी? तो राइन नदी बहती है।
खार्तूम सूडान में नील नदी बहती है और काहिरा मिस्र में भी नील नदी ही बहती है। तो खार्तूम सूडान हो गया, काहिरा मिस्र हो गया यहाँ पे, और हम लोग यहाँ भी देखे थे असवान में भी, ये जो मिस्र में है यहाँ पे तीनों में नील नदी ही बह रही है ना दोस्तों। खार्तूम, काहिरा और सुआन। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में लाप्लाटा नदी बहती है। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में है, ब्यूनस आयर्स आर्जेंटीना में कौन सा नदी बहती है? ब्यूनस आयर्स में जो है और अब लाप्लाटा नदी बहती है। लाप्लाटा नदी, ब्यूनस आयर्स में लाप्लाटा। अंकारा टर्की में कीजिल नदी बहती है। अंकारा जो है टर्की में है। अंकारा कहाँ पे है? अंकारा जो है टर्की में है। कीजिल नदी बनती है ना, डूंडी देखिए, डूंडी जो है, डूंडी स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे टे नदी बहती है। कौन नदी? टे। डूंडी स्कॉटलैंड में है। डूंडी कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में, वहाँ पे टे नदी बहती है। लिवरपूल इंग्लैंड में है। लिवरपूल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, वहाँ पे मर्सी नदी बहती है। लिवरपूल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, वहाँ पे मर्सी नदी बहती है। लिवरपूल कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, वहाँ पे मर्सी नदी बहती है। लिवरपूल बहती है कौन सी नदी? मर्सी नदी। कोलोन जर्मनी में है। कोलोन कहाँ है? जर्मनी में है, राइन नदी बहती है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है और सेंट लॉरेंस नदी बहती है। सिडनी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखे थे, डार्लिंग नदी बह रही थी। बेलग्रेड सर्बिया में है, डेन्यूब नदी बह रहा था। बेलग्रेड सर्बिया में कौन सी नदी? बुडापेस्ट हंगरी में जो है डेन्यूब नदी ही बह रहा था। तो बेलग्रेड या बुडापेस्ट जो है वो दोनों में कौन सी नदी? डेन्यूब नदी बह रही है। वाशिंगटन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पे पोटोमेक नदी बहती है। पोटोमेक, बड़ी मस्त नाम है पोटोमेक नदी, है ना, आप लोग ने सुना होगा कभी भी पोटोमेक नदी। वियना में भी डेन्यूब नदी बह रही है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना, माने बॉ जितना भी है उस सब में डेन्यूब नदी। बॉ से बेलग्रेड, बॉ से बुडापेस्ट और बॉ से वियना, तीनों में है जो है डेन्यूब नदी ही बह रही है। वियना, ठीक ना। टोक्यो जापान में जो है अराकावा नदी बहता है। वाह क्या मस्त नाम है, अराकावा नदी। टोक्यो जापान में कौन सी नदी? अराकावा नदी बहती है। संघाई चीन में जो है वो यांगत्से नदी के डेल्टा पर, यांगत्से नदी के डेल्टा पर ये बहती है। संघाई जो है, संघाई चीन, यांगजी नदी बहती है, यांगजी नदी, ठीक ना, डेल्टा पर बहती है संघाई चीन में। टोक्यो कहाँ पे? अराकावा नदी बहती है, टोक्यो जापान में है अराकावा नदी। वियना ऑस्ट्रिया, डेन्यूब नदी। वाशिंगटन में पोटोमेक, बुडापेस्ट में डेन्यूब, बेलग्रेड में भी डेन्यूब, सिडनी में डार्लिंग, सिडनी में डॉनिब नदी, सिडनी में डार्लिंग नदी, और मॉन्ट्रियल में सेंट लॉरेंस नदी। कनाडा में जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा जो है मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस नदी। कोलोन जर्मनी में राइन नदी, कोलोन जर्मनी में राइन नदी। लिवरपूल इंग्लैंड में मर्सी नदी, लिवरपूल इंग्लैंड में मर्सी नदी। लिवरपूल पुल में टूट गया, लिवरपूल टूट गया और मर गया, मर्सी नदी। डूंडी जो है, डूंडी टे नदी, डूंडी टे नदी स्कॉटलैंड में। अंकारा जो है कीजिल नदी। ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा नदी। काहिरा जो है नील नदी, खार्तूम नील नदी। बोन राइन नदी यहाँ पे भी देख ले हैं, कोलोन और बोन, कोलोन हो गया और बोन हो गया, दोनों में राइन नदी है ना। कोलोन और बोन में राइन नदी। प्राग चेक गणराज्य में बिंतावा नदी। प्राग जो है, प्राग चेक गणराज्य में बिंतावा नदी। मास्को में मास्कावा नदी और पेरिस में सीन नदी। यहाँ और देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। यांगून नदी जो है, यांगून जो म्यांमार में है, रंगून बोलते हैं ना हम लोग म्यांमार, यांगून, वही यांगून नगर में जो है इरावदी नदी बहती है। इरावदी नदी, यांगून, इरावदी नदी कहाँ बहती है दोस्तों? म्यांमार में, है ना। ओटावा कनाडा में जो है वो ओटावा नदी बहती है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन नदी बहती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हडसन नदी कहाँ बहती है? न्यूयॉर्क में बहती है। न्यूयॉर्क कितना मस्त जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ पे कौन सी नदी बहती है? तो हडसन की नदी बहती है। हडसन नदी कहाँ पे बहती है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैड्रिड जो नदी है ना, मैड्रिड नगर में जो है मेजेंसेस नदी बहती है। मेजेंसेस नदी मैड्रिड नदी में, मैड्रिड जो है स्पेन में है, मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में है, वहाँ पे मेजेंसेस नदी बहती है। लिस्बन पुर्तगाल में जो है वो टंगस नदी बहती है। लिस्बन कहाँ पे है? पुर्तगाल में है। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल में। टंगस नदी बहती है। कौन सी नदी? टंगस नदी। डबलिन जो है आयरलैंड में है, वो लिम्फे नदी जो है डबलिन आयरलैंड में लिम्फे नदी बहती है। डबलिन आयरलैंड में कौन सी नदी? लिम्फे नदी। चटगांव जो है, चटगांव बांग्लादेश में हुआ कर्णफूली नदी। चटगांव बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में कौन सा नगर है? चटगांव नगर कहाँ है? बांग्लादेश में, वहाँ पे कर्णफूली नदी बहती है। कर्णफूली, कान फुला के बहती रहती है। डबलिन जो है आयरलैंड में है। डबलिन जो कहाँ है? आयरलैंड में है, और वहाँ पे लिम्फे नदी है ना,
आयरलैंड की राजधानी डबलिन है क्या शायद, हाँ। लिम्फे नदी वहाँ पे बहती है। डबलिन में कौन सी नदी, लिम्फे नदी बहती है। लिस्बन जो है पुर्तगाल में, टंगस नदी, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वहाँ पे टंगस नदी बहती है। टंगस नदी, टंगस नदी कहाँ पर, टेम्स नदी नहीं, टंगस नदी लिस्बन में। हैम्बर्ग जो जर्मनी में है, हैम्बर्ग में एल्ब नदी, कौन सी नदी, एल्ब नदी है ना। शिकागो है, वहाँ पे शिकागो नदी बहती है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में वहाँ पे एवन नदी, एवन एकदम मस्त, एवन नहीं बोला था, एकदम एवन। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में एवन नदी बहती है। कहाँ पर, इंग्लैंड में। वो सब इंग्लैंड वाला सब जो है ना, अंग्रेजवा साहब, वो सब एवन नदी बहाता ही है, नाम रखा है एवन, देख रहे हैं। बसरा, बसरा जो है, बसरा इराक में है। और सत अल अरब नदी बहती है। आगे देखते हैं क्यूबेक, क्यूबेक जो है कनाडा में है। क्यूबेक कहाँ है, कनाडा में है। सेंट लॉरेंस नदी बहती है। क्यूबेक कनाडा में, सेंट लॉरेंस नदी। लेनिन ग्रांड जो आप लोगों ने सुना होगा, रूस में है। कहाँ पे है, लेनिन ग्रांड नदी जो है, लेनिन ग्रांड रूस में है। वहाँ पे नेवा नदी बहती है, नेवा नदी, लेनिन ग्रांड में नेवा नदी। तो हम लोग यहाँ देखे थे क्यूबेक जो है कनाडा में, सेंट लॉरेंस और में वोल्गा नदी। क्यू जो है, यूक्रेन का जो राजधानी क्यू है, वहाँ पे नीपर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों, नीपर नदी। दाबोस जो है स्विट्जरलैंड में है, दाबोस, दाबोस में है लैंड वासर नदी, लैंड वासर नदी जो है दाबोस में है, लैंड वासर नदी। दाबोश मतलब वासर जो होता है उसको दाब के रखता है, तो वह दाबोस नदी जो है, लैंड वासर नदी। काबुल अफ़गानिस्तान में जो है काबुल नदी बहती है। और लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी, रावी नदी कहाँ, लाहौर पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान में सिंधु नदी। ये दोनों जो स्पेशल नदी है कहाँ पे, पाकिस्तान में। लाहौर में रावी नदी, कराची में सिंधु नदी, दोनों को याद रखिएगा। लाहौर में रावी, कराची में सिंधु नदी। दजला एवं फरात जो है, दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा सत अल अरब कहलाती है। दजला फरात की जो सम्मिलित धारा होती है ना, उसी को सत अल अरब हम लोग कहते हैं। जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, सत अल अरब, जो बसरा इराक में बहती है, सत अल अरब। और ये सत अल अरब क्या है, दजला फरात की सम्मिलित धारा होती है। दजला नदी और फरात नदी की सम्मिलित धारा को हम लोग सत अल अरब कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात, है ना। एंजिल जलप्रपात दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, एंजिल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। कितना मीटर है, 979 मीटर है ना। योसेमाइट, योसेमाइट जलप्रपात जो है वो कैलिफोर्निया में है। योसेमाइट कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। दक्षिण मॉर्डाल्फोसेन जो है, दक्षिण मॉर्डाल्फोसेन जो है वो नॉर्वे देश में है। कहाँ पर है, नॉर्वे देश में है। तुंगेला जलप्रपात कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। तुंगेला, तुम गया कहाँ गया, दक्षिण अफ्रीका गया। तुंगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। कुकवेनन, कुकवेनन जो है वेनेजुएला में है। कुकवेनन वेनेजुएला। विक्टोरिया जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जाम्बिया की सीमा पर है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। सुथरलैंड जलप्रपात जो है न्यूजीलैंड में, नया नया है एकदम, सुथर सुथर है, नहीं कहते हैं सुथर सुथर। रिबोन, रिबोन नदी जो है, सॉरी रिबोन जलप्रपात जो है कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में कौन सा है, रिबोन, है ना। कैलिफोर्निया में रिबोन, रिबोन जलप्रपात कैलिफोर्निया में। ग्रेट कामराना, ग्रेट कामराना जो है गुयाना में है। कहाँ पर है, गुयाना में है ग्रेट कामराना। तो ग से ग्रेट, ग से गुयाना। डेल्ला में है कनाडा, डेल्ला कहाँ पर है, कनाडा में है। डेल्ला जलप्रपात कनाडा में, याद रखिएगा। डेल्ला, ड से डेल्ला, ड से कनाडा में डा भी लगा है, तो डेल्ला हमारा कनाडा हो जाएगा। गवारनी हमारा फ्रांस हो जाएगा, गवारनी। गवारनी जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, फ्रांस में है। जोंग गरसोप्पा ये भारत में है, ये स्पेशल याद रखिएगा। जोंग और गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है, भारत में है। नियाग्रा जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर है ये नियाग्रा जलप्रपात, ठीक ना, याद रखिएगा। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर, कैरो नदी पर बहता है, कैरो नदी पर है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, सेंट लॉरेंस, नियाग्रा सेंट लॉरेंस। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर है। बोयोमा, बोयोमा जलप्रपात जो है जैरे नदी पर है। जैरे नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है ना, हम भी नहीं सुने हैं। तो बोयोमा जलप्रपात जो है वो जैरे नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। स्टेनली, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है, कांगो नदी पर है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जो है, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है दोस्तों, कैरो नदी पर है। किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। जोंग जलप्रपात जो है शरावती नदी, जोंग गरसोपा हम लोग देखे थे भारत में,
तो जोंग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह देते हैं। तो जोंग जलप्रपात का एक और अन्य नाम क्या हो गया, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोंग जलप्रपात का शरावती नदी पर बहता है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोंग जलप्रपात कहाँ पे है, शरावती नदी पर है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो किस नदी पर है, तो कैरो नदी पर है। किस नदी पर है, कैरो। तो इसका कैरी करना पड़ेगा, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसको कैरी करना पड़ेगा ना, अच्छा से रखना पड़ेगा ना। तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसीलिए इसको कैरी करना पड़ता है। तो याद रखने के लिए बता रहे हैं बस, कैरो नदी पर है। किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। और नियाग्रा जलप्रपात हम लोग सेंट लॉरेंस नदी देख ही लिए थे। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर देख लिए थे और बोयोमा जलप्रपात हम लोग जैरे नदी पर देख लिए थे। साथ ही साथ स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर देख लिए थे। ठीक ना दोस्तों, बारिश हो रहा है बहुत तेज़, तो यहाँ तक हम लोग अब रखते हैं कंप्लीट। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। यहाँ जो हम लोग पढ़ना रहता है, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक ना, जिसमें मानव रोग यहाँ तक कंप्लीट करना है। ठीक ना, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।